अध्याय 5 ये हिंदी फ़ॉन्ट क्या है। पिछले अध्याय में हमने हिंदी फ़ॉन्ट पर विस्तृत चर्चा की है। कोड कंप्यूटर में सूचना, जानकारी या आंकड़ों के इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज और आउटपुट का आधार होता है, परंतु एक उपयोक्ता को कोडिंग सिस्टम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि वह अपने दस्तावेज़ों, फाइलों आदि का इलेक्ट्रॉनिक रूप में आदान प्रदान न करना चाहे। एक उपयोक्ता को फ़र्क पड़ता है फ़ॉन्टों से। हालांकि यूनिकोड और ओपन टाइप फ़ॉन्टों को अपनाने से इन सभी समस्याओं से निजात मिल सकती है। फिर भी जिन समस्याओं ने हिंदी और भारतीय भाषाई कंप्यूटरी को एक दशक तक सांसत में रखा, उन पर एक नज़र डालना अनुपयुक्त न होगा। विंडोज़ के युग में प्रवेश करने के साथ ही समस्या की शुरुआत होती है। उसके पहले डॉस में कैरेक्टर के कोडिंग व्यवस्था से एकीकृत होने के कारण समस्या नहीं थी, लेकिन विंडोज़ वातावरण ने कंप्यूटरी में सौंदर्य बोध जोड़ा। इसने प्रकाशन व्यवसाय की ज़रूरतों के मद्देनज़र नए नए रूप वाले फ़ॉन्ट जोड़े। अंग्रेज़ी में प्रत्येक अक्षर की कोडिंग और उसके प्रदर्शित रूप में एक रूपता है, इसलिए भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन हिंदी में अक्षरों के प्रदर्शित रूपों में कई तरह की भिन्नताएं हैं, जैसे मात्रा लगने या अर्धाक्षर लगने या संयुक्त अक्षर होने पर उनका रूप बदल जाता है। इसके पहले कि हम फ़ॉन्टों की व्यवस्था पर बात करें, आइए थोड़ा फ़ॉन्टों के बारे में जानें। पेज 50। फ़ॉन्ट कंप्यूटर स्क्रीन, डिस्प्ले बोर्ड या स्क्रीन, प्रिंटर द्वारा छपा किसी अक्षर का प्रदर्शित रूप होता है। एक ही अक्षर को मोटे, तिरछे या रेखांकित रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है और उनके लिखने के लिए विभिन्न शैलियाँ अपनाई जाती हैं। इन विभिन्न शैलियों या रूपों में एक ग्लिफ ब्रैकेट रूपाकार होता है, जो उस कैरेक्टर के लिए नियत कोड पॉइंट के साथ अंतस्थ संबंधित होता है। हिंदी और भारतीय भाषाओं में क संयुक्ताक्षरों के ग्लिफ, ख मात्राओं के विभिन्न रूपों और चंद्रबिंदु, अनुस्वार और नुक्ते के लिए ग्लिफ, और ग अंकों और विराम चिन्हों के लिए अलग ग्लिफ इस्तेमाल किए जाते हैं। इन ग्लिफों को निर्धारित करते समय न केवल उनके टंकित रूपों का ध्यान रखा जाता है, अपितु उनके वर्तमान और परंपरागत लिखित रूपों का भी ध्यान रखा जाता है। फ़ॉन्ट में दी गई उपरोक्त क और ख की विषय वस्तु को फ़ॉन्ट में ग्लिफ प्रतिस्थापन तालिका ब्रैकेट सब्स्टिट्यूशन टेबल का प्रावधान करके उपयोग किया जा सकता है। ऐसी तालिका भारतीय लिपियों के लिए अपरिहार्य है। इन लिपियों में ग्लिफ पोजीशनिंग तालिका न्यूनतम अपेक्षित चिन्हित स्थिति को हासिल करने के लिए भी दी जाती है। कुछ फ़ॉन्टों के लिए ये तालिकाएं कमोबेश समान होती हैं, पर हमेशा ऐसा नहीं होता और यहीं से समस्या पैदा होती है। मान लीजिए हमें हिंदी में च लिखना है। इसे कई तरह के संयोजनों से लिखा जा सकता है। 1 च, 2 आधा च और आ की मात्रा, या ओ लिखना है तो इसे निम्नलिखित कई तरह से लिखा जा सकता है। 1 ओ, दूसरा अ प्लस आ की मात्रा प्लस ए की मात्रा, तीसरा अ प्लस ओ की मात्रा। फ़ॉन्ट पोजीशनिंग तालिका में एक फ़ॉन्ट के लिए कोई एक तरीका तय किया जाता है। कंप्यूटर के कुंजी पटल पर उस अक्षर के लिए नियत कुंजी दबाते ही कंप्यूटर की मेमोरी में संचित विभिन्न ग्लिफ जुड़कर डिस्प्ले स्क्रीन पर उस अक्षर को दर्शाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया कंप्यूटर की कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जरिए बड़ी तेजी से की जाती है। पेज 51। यदि अलग अलग फ़ॉन्ट निर्माता एक समान कोड होने पर भी अलग अलग फ़ॉन्ट पोजीशनिंग तालिकाएं इस्तेमाल करते हैं, तो एक सॉफ्टवेयर में तैयार दस्तावेज़ को दूसरे सॉफ्टवेयर में पढ़ना असंभव हो जाएगा। हिंदी और भारतीय भाषाओं में विभिन्न सॉफ्टवेयर निर्माताओं ने यही किया भी। नतीजा हम सबके सामने है। इस विषय में भारत सरकार का कोई मानक नहीं है। हालांकि सीडैक इन्सफॉक फ़ॉन्ट तालिका को मानक बनवाना चाहता था, पर ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन फ़ॉन्टों में एक समस्या और भी है। विभिन्न सॉफ्टवेयर निर्माताओं ने अपने अलग अलग फ़ॉन्ट समूहों के लिए अलग अलग फ़ॉन्ट कोड तैयार किए, जबकि कम से कम उन्हें अपने सभी फ़ॉन्टों के लिए तो एक ही फ़ॉन्ट कोड व्यवस्था अपनानी चाहिए थी।
एक ही फॉन्ट निर्माता ने अनेक फॉन्ट तालिकाओं का इस्तेमाल क्यों किया? जब विंडोज़ वातावरण ने हिंदी फॉन्ट को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं बनाया, तो हिंदी प्रेमियों के लिए कंप्यूटर के बढ़ते प्रयोग का मतलब था हिंदी का प्रयोग से बाहर हो जाना। हिंदी प्रेमी सॉफ्टवेयर निर्माता इस स्थिति को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक्सटेंडेड एस्की कोड ब्रैकेट परिवर्धित एस्की कोड में दिए गए ग्राफिक कैरेक्टरों के स्थानों पर ओवरलैपिंग करके हिंदी अक्षरों के डिस्प्ले को संभव बनाया। शुरू में उनकी प्राथमिकता थी कि किसी तरह कंप्यूटर स्क्रीन पर हिंदी अक्षर चमकने लगें। वैसे भी हिंदी कंप्यूटरी का बाजार सबसे पहले डीटीपी ने बनाया। डीटीपी ने मुद्रण के पुराने तरीके में आमूलचूल बदलाव ला दिया था। मुद्रण की गति और गुणवत्ता बहुत अच्छी हो गई थी, इसलिए सबसे पहले मुद्रण सॉफ्टवेयरों के लिए हिंदी फॉन्ट विकसित किए गए। इन्हें स्थापित और इस्तेमाल करने के लिए कंप्यूटर में एडोब टाइप मैनेजर स्थापित करना ज़रूरी था। इन फॉन्टों को पोस्ट स्क्रिप्ट फॉन्ट ब्रैकेट संक्षेप में पीएस फॉन्ट कहते हैं। धीरे धीरे सरकारी दफ्तरों में कुछ हिंदी प्रेमी उत्साही कर्मचारियों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हिंदी फॉन्टों की मांग की, तो इससे ट्रू टाइप फॉन्टों का मार्ग प्रशस्त किया। ट्रू टाइप फॉन्ट विंडोज़ में जैसा दिखते थे वैसा ही प्रिंट में भी दिखाई देते थे, लेकिन सरकारी वातावरण द्विभाषिक था। पेज 52। हिंदी विभाग भी केवल हिंदी में काम नहीं कर सकते थे। एक ही दस्तावेज में हिंदी और अंग्रेजी दोनों टाइप करनी हो तो हर बार भाषा बदलते समय टॉगल कुंजी दबाने के साथ साथ फॉन्ट भी सिलेक्ट करना पड़ता था। इससे बचने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैक्रो लिखे गए, जिससे टॉगल कुंजी दबाते ही स्क्रीन पर स्वतः ही हिंदी या अंग्रेजी फॉन्ट आ जाता। लेकिन यह हल स्थायी नहीं था। सॉफ्टवेयर का नया संस्करण आने पर वह मैक्रो बेकार हो जाता। इतने सारे ग्राहकों के कंप्यूटर पर जाकर नए मैक्रो लिखना हिंदी सॉफ्टवेयर निर्माताओं के लिए बड़ा महंगा सौदा था। हिंदी फॉन्टों के साथ एक समस्या यह भी थी कि अपने जटिल स्वरूप के कारण वे छोटे दिखते थे। स्क्रीन पर दोनों भाषाओं का टेक्स्ट एक ही आकार में दिखाने के लिए ज़रूरी था कि हम अंग्रेज़ी के फ़ॉन्ट का आकार यदि 12 चुनें तो हिंदी के फ़ॉन्ट का आकार हमें कम से कम 16 और बेहतर होगा कि 18 चुनना पड़ेगा। कंप्यूटर के फ़ॉन्ट फॉर्मेट को याद करने का एक दुष्परिणाम यह था कि वह हिंदी टाइप करते हुए उसके फ़ॉन्ट के आकार को छोटा कर अंग्रेज़ी फ़ॉन्ट के आकार में ले जाता था, या अंग्रेज़ी टाइप करते समय उसके फ़ॉन्ट को बढ़ाकर हिंदी के आकार में ले जाता था। ऐसे में सिवाय इसके कोई चारा न था कि सामग्री को सिलेक्ट कर वांछित फ़ॉन्ट आकार में किया जाए। इस फ़ॉन्ट के आकार वाली समस्या के निदान के लिए हिंदी सॉफ्टवेयर निर्माताओं को हिंदी फ़ॉन्टों के समान आकार और रूप वाली अंग्रेज़ी फ़ॉन्ट बनाने पड़े। ये फ़ॉन्ट सीडैक के उत्पादों में एक्सटेंशन 1 के साथ दिखाई पड़ते हैं। इन्होंने नौसिखिए हिंदी कर्मचारियों को खूब छकाया। वे इनका नाम देखकर इनके हिंदी फ़ॉन्ट होने का धोखा खा जाते और सामग्री टाइप करना शुरू कर देते। स्क्रीन पर उभरते जंक कैरेक्टर देखकर वे संभलते, फिर टंकित सामग्री को सिलेक्ट कर ढूंढकर हिंदी फ़ॉन्ट देते। तब कहीं जाकर हिंदी में दस्तावेज़ अपने सही रूप में दिखाई देता। इसमें एक दिक्कत यह भी थी कि दोबारा दस्तावेज़ खोलने पर या तो पूरा दस्तावेज़ अंग्रेज़ी फ़ॉन्ट में बदल जाता और हिंदी अक्षर जंक कैरेक्टरों के रूप में दिखने लगते, या फिर पूरा दस्तावेज़ हिंदी फ़ॉन्ट में बदल जाता और अंग्रेज़ी अक्षर जंक कैरेक्टरों के रूप में दिखने लगते। पेज 53। इससे काम में खासी देरी होती। सॉफ्टवेयर सामान्यतः फ़ॉन्ट को स्वतः पहचान लेते। इससे अंग्रेज़ी में जहाँ काम काफ़ी आसान होता, वहीं हिंदी में कष्ट और बढ़ जाता, क्योंकि कभी हिंदी टाइप करते समय कंप्यूटर स्वतः अंग्रेज़ी फ़ॉन्ट देने लगता और जंक कैरेक्टर दिखने शुरू हो जाते, या अंग्रेज़ी टाइप करते समय हिंदी फ़ॉन्ट दर्शाने लगता और जंक कैरेक्टर दिखने शुरू हो जाते। दस्तावेज़ को वांछित स्थिति में लाने के लिए जगह जगह सामग्री सिलेक्ट कर उपयुक्त फ़ॉन्ट देना पड़ता। इसके अतिरिक्त माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तालिका बनाने और डेटाबेस प्रोग्रामों में हिंदी में डेटा भरने में यह कठिनाई भी थी कि उनमें एक खाने ब्रैकेट सेल या फील्ड में एक से अधिक फ़ॉन्ट देने का विकल्प नहीं था, और सरकारी विभागों में यह कार्य केवल हिंदी में किया नहीं जा सकता था।
वैसे भी हिंदी में सॉर्टिंग, इंडेक्सिंग और सर्चिंग की सुविधा मौजूद नहीं थी, इसलिए डेटा प्रोसेस करने के लिए अंग्रेजी में डेटा देना आवश्यक था। उपरोक्त सभी समस्याओं के हल के लिए द्विभाषिक ब्रैकेट बाइलिंगुअल फॉन्ट विकसित किए गए, यानी कि एक ही फॉन्ट तालिका में हिंदी और अंग्रेजी दोनों के ग्लिफ शामिल किए गए। अब टॉगल कुंजी दबाने पर फॉन्ट बदलने की आवश्यकता नहीं थी, फॉन्ट का आकार बदलने की आवश्यकता नहीं थी, बस सीधे टाइप करने की ज़रूरत थी। हाँ, यदि कभी पूरी सामग्री अंग्रेजी जंक के रूप में दिखे भी तो सारी सामग्री को एक साथ सिलेक्ट कर द्विभाषिक फॉन्ट चुनने से समस्या खत्म हो जाती। लेकिन एक भाषीय ब्रैकेट मोनोलिंगुअल फॉन्ट में टंकित सामग्री के साथ यह सुविधा नहीं थी। इन द्विभाषिक फॉन्टों ने हिंदी जगत की लंबे समय तक भरपूर सेवा की। आम कर्मचारी को हिंदी में काम करने पर सामान्य तौर पर कोई दिक्कत नहीं आती थी। इस स्थिति में परिवर्तन तभी आया जब इलेक्ट्रॉनिक रूप में यानी फ्लॉपी द्वारा डेटा विनिमय की ज़रूरत पैदा हुई। यह स्थिति और विकराल तब बनी जब इंटरनेट और ईमेल की दुनिया ने दस्तक दी। यदि आपका दस्तावेज़ पाने वाले कंप्यूटर में वही फॉन्ट नहीं है तो वह आपका दस्तावेज़ नहीं पढ़ सकता। पेज 54। इसका हल यह निकाला कि ईमेल में फ़ाइल को चित्र ब्रैकेट BMP फाइल के रूप में भेजा जाए। इसका परिणाम था फाइल का आकार बढ़ जाना, यानी ईमेल के आदान प्रदान में अधिक समय जाया होना। इंटरनेट पर समय की कीमत थी, इसलिए यह विकल्प छोटे दस्तावेज़ों और अपरिहार्य परिस्थितियों में ही इस्तेमाल किया गया। इसमें एक दिक्कत यह भी थी कि दस्तावेज़ की सामग्री तो छोड़िए, उसमें उसके फॉर्मेट में भी परिवर्तन करना संभव नहीं था। इसके हल के रूप में उपयोक्ता को सुझाया गया कि वह फॉन्ट फाइल भी साथ ही भेज दे। इसका मतलब यह हुआ कि हिंदी के उपयोक्ता को सामान्य कंप्यूटर उपयोक्ता से अधिक बुद्धिमान होना चाहिए, ताकि वह विंडोज़ की फॉन्ट डायरेक्टरी से सही फॉन्ट पहचान कर कॉपी कर सके और फॉन्ट प्राप्त होने पर उसे फॉन्ट डायरेक्टरी में स्थापित कर सके। इससे यह लाभ तो ज़रूर हुआ कि सामग्री की फॉर्मेटिंग में बदलाव संभव हो गया, परंतु उस सॉफ्टवेयर के बिना सामग्री में बदलाव करना या कुछ जोड़ना संभव नहीं था, चाहे वह एक शब्द ही क्यों ना हो। हाँ, यदि आप चाहें तो किसी अक्षर, शब्द या शब्द समूह को कॉपी पेस्ट कर सकते थे, पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सोचिए, इस तरह से एक एक शब्द को ढूंढकर वाक्य लिखना कितना मेहनत का काम था। इंटरनेट पर आपकी व्यावसायिक साइट को देखने के लिए भला सर्फर इतनी जहमत क्यों उठाए, वह चुपके से अगली साइट पर चला जाएगा। इसके निराकरण के लिए डायनेमिक फॉन्ट विकसित किए गए। डायनेमिक फॉन्ट वे फॉन्ट थे जो आपके कंप्यूटर के वेबसाइट से कनेक्ट होते ही तेज़ी से आपके कंप्यूटर की कैश मेमोरी में लोड हो जाते थे, जिससे जितनी देर में वेबसाइट लोड होती थी उतनी ही देर में फॉन्ट लोड हो जाते थे। आपके सामने सारी सामग्री हिंदी में दिखाई देती। आपको फॉन्ट लोड करने के कष्ट से छुटकारा तो मिला, पर यह प्रक्रिया देखने में जितनी सरल थी वास्तव में उतनी थी नहीं। इसमें आपकी वेबसाइट के कनेक्ट होते ही एक कनेक्शन उस फॉन्ट निर्माता के सर्वर से होता था जहां से संबंधित फॉन्ट आपके कंप्यूटर की कैश मेमोरी में लोड होता था। पेज 55। यानी कि वेबसाइट निर्माता को डायनेमिक फॉन्ट के लिए ये कमांड लाइन अपने साइट पर देनी होती थी। कहने का मतलब इतना ही है कि यह कोई संतोषजनक समाधान नहीं था। वैसे भी यह इंटरनेट के लिए तो ठीक था, पर सामग्रियों के फ्लॉपी आदि के जरिए आदान प्रदान में सहायक नहीं था। एक नई समस्या यह आई कि आपके कंप्यूटर पर तो सामग्री ठीक दिखाई देती थी, परंतु वेब पर लोड करते ही इसके कुछ अक्षर टूट जाते थे और सामग्री विकृत हो जाती थी, और यह सब उस फॉन्ट के आपकी मशीन के में होने के बावजूद होता था। इसका कारण था जिस ऑपरेटिंग सिस्टम या उसके जिस संस्करण पर आपने सामग्री तैयार की थी उस पर तो वह ठीक दिखाई देती, पर दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टमों या उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के उन्नत संस्करणों में यह समस्या उत्पन्न हो जाती। इसने सॉफ्टवेयर निर्माताओं को प्लेटफॉर्म स्वतंत्र फॉन्ट विकसित करने को प्रेरित किया। इसका परिणाम रहे वेब फॉन्ट। इनके इस्तेमाल से वेबसाइट निर्माता हिंदी में ऐसी वेबसाइट निर्मित कर सकते थे जिसमें फॉन्ट टूटते या विकृत नहीं होते थे
और हिंदी में तैयार सामग्री के अवलोकन में कोई परेशानी नहीं आती थी। लेकिन इन फ़ॉन्टों के इस्तेमाल के लिए भी आपको फ़ॉन्ट तो लोड करने ही पड़ते थे। आप देख रहे हैं कि किस तरह हिंदी के फ़ॉन्ट निर्माता ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर का नया संस्करण आने पर लाचार हो जाते और नए समाधान खोजने को मजबूर होते। इसकी वजह थी कि हिंदी फ़ॉन्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं थे। उन्हें एक कामचलाऊ व्यवस्था के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्प्ले करने लायक बनाया जाता था, जिसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम निर्माता द्वारा खाली छोड़े गए शब्दों का प्रयोग किया जाता था। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम निर्माता अपने अगले संस्करण में उस खाली स्थान का उपयोग किसी और काम के लिए कर लेगा, तो उस स्थान पर दिए गए कैरेक्टर का डिस्प्ले विकृत हो जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि न के स्थान का उपयोग किसी और काम के लिए कर लिया गया है, तो कुछ ऐसी स्थिति हो जाएगी कि पूरे दस्तावेज में जहाँ जहाँ न है वहाँ वहाँ एक ग्रे पैच दिखाई देने लगे या एक वर्ग या प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई देने लगे। चाहे आपके पास हिंदी का वही सॉफ्टवेयर है, वही फ़ॉन्ट है, परंतु अंग्रेजी के ऑपरेटिंग सिस्टम के नए संस्करण के आने से आपकी सारी सामग्री अपठनीय। पेज 56। ऐसी हालत में कितनी झुंझलाहट होती है अपनी बेबसी पर। फिर इन फ़ॉन्टों में फाइल का नाम, सर्च, फाइंड एंड रिप्लेस आदि नहीं दे सकते थे। इन्हें सॉर्ट नहीं कर सकते थे। स्पेल चेक, थिसॉरस आदि की सुविधाओं के बारे में तो सोचना ही बेकार था। इसका यह मतलब नहीं है कि ये सुविधाएं थी ही नहीं। हिंदी सॉफ्टवेयर निर्माताओं ने ये सुविधाएं विकसित तो की थी, पर वे चलती थर्ड पार्टी अरेंजमेंट के तहत ही थी। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी आप अपने हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करेंगे, तो जरूरी नहीं कि ये सुविधाएं उसी सहजता से चल पाएं। यह देखकर कितना दुख और आश्चर्य होता है कि विंडोज़ 98 में थाईलैंड और कोरिया जैसे छोटे देशों की भाषाएं तो थीं, यहाँ तक कि बेहद जटिल लिपि वाली चीनी और जापानी भाषाएं भी थीं, लेकिन वैज्ञानिक वर्णमाला वाली देवनागरी, बंगला, तेलुगु आदि भारतीय लिपियां नहीं थीं। ईरान इराक के कारण अरबी लिपि तो थी, परंतु उर्दू की ज़रूरतों के हिसाब से वह परिवर्धित नहीं थी। इसके लिए हमारी सरकार और हमारा अभिजात्य वर्ग, जो अपना सारा कामकाज अंग्रेजी के माध्यम से करता है, जिम्मेदार नहीं है तो और कौन है। लेकिन विश्वविद्यालयों के हिंदी प्राध्यापकों और हिंदी भाषी जनता का क्या कोई उत्तरदायित्व नहीं था कि वे हिंदी का उपयोग कर मांग पैदा करते, ताकि विदेशी सॉफ्टवेयर निर्माता अपने सॉफ्टवेयरों को हमारी भाषाओं में देने को बाध्य हो जाते। जो थोड़ा बहुत बाजार विकसित हुआ, उसे सरकारी हिंदी विभागों और डीटीपी का काम करने वालों ने ही पैदा किया। यह स्थिति शायद और चलती रहती यदि भारत का उपभोक्ता सामानों के बड़े बाजार के रूप में विकास न हुआ होता, जिसने उपभोक्ता कंपनियों को अपने विज्ञापन और प्रचार के लिए हिंदी चुनने को मजबूर किया। फिर शुरू हुआ एटीएम और ऑनलाइन लेन देन का दौर। इनके आम जनता तक पैठ के लिए हिंदी चाहिए थी। पेज 57। फिल्मों, टीवी सीरियलों और कंप्यूटर पर खेलों ने हिंदी शीर्षकों और नामावलियों की ज़रूरत पैदा की। धीरे धीरे हमारे व्यापार, वाणिज्य, मनोरंजन, बैंकिंग आदि सभी कुछ का डिजिटलीकरण होने लगा। इंटरनेट ने डिजिटली जानकारियों के अथाह और अभाव प्रभाव तथा इंटरएक्टिव कार्यक्रमों को खूब फैलाया। आज सभी मंत्रालय और सरकारी विभाग अपनी सारी योजनाओं, जानकारियों, निविदाओं आदि को नेट पर जारी करने लगे हैं। शिक्षा संस्थान न केवल अपने परीक्षा परिणामों को नेट पर जारी करते हैं, बल्कि कुछ शिक्षा संस्थान तो ऑनलाइन प्रशिक्षण देने तथा परीक्षा लेने भी लग गए हैं। क्या यह सब कुछ हमारे देश में हिंदी के बिना हो सकता है? क्या हिंदी के बिना इसकी पहुंच आम जनता तक हो सकती है? क्या अंग्रेजी के माध्यम से इंटरनेटी दुकानें अपना माल विज्ञापित कर सकती हैं? क्या वे सब अपने माल को अंग्रेजी से ऑनलाइन बेच सकती हैं? इन सब सवालों का एक ही जवाब होगा कि नहीं, नहीं, नहीं। यदि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी को अपनी कमाई बढ़ानी है, यदि भारत की उपभोक्ता व सेवा कंपनियों को अपना इंटरनेटी बाजार तेजी से फैलाना है,
यदि इंटरनेट को अपनी पैठ दूर दराज तक करनी है तो उसे हिंदी और भारतीय भाषाओं को अपनाना ही होगा। इन सब कारणों ने ओपन टाइप फॉन्ट बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। ओपन टाइप फॉन्ट डिजिटल फॉन्ट हैं जो ओपन टाइप विशिष्टताओं से युक्त हैं। ये फॉन्ट ब्राह्मी और सेमेटिक लिपियों जैसी जटिल लिपियों के लिए अपेक्षित उन्नत टाइपोग्राफी विशेषताएं उपलब्ध कराते हैं। साथ ही ये फॉन्ट लिगेचर्स, रूपों, विकल्पों और अन्य प्रतिस्थापनों को समर्थन प्रदान करते हैं। ये फॉन्ट 2 आयामी ग्लिफ पोजीशन और ग्लिफ अटैचमेंट को भी समर्थन प्रदान करते हैं। ये स्क्रिप्ट प्रोसेसिंग लाइब्रेरी और ओपन टाइप लाइब्रेरी सेवा ब्रैकेट OTLS के साथ मिलकर काम करते हैं। OTLS टेक्स्ट प्रोसेसिंग सहायक कार्यों का सेट है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिस्क्राइब और OTLS ऑपरेटिंग सिस्टम लाइब्रेरी का अंग है। ओपन टाइप फॉन्टों का उद्देश्य भारतीय भाषाओं में वेब विषय वस्तु तैयार करना, डेस्कटॉप अनुप्रयोगों में भारतीय भाषाओं को समर्थन प्रदान करना, यूनिकोड आधारित भाषाओं में सर्च इंजन विकसित करना और विभिन्न भाषाओं के लिए भारतीय भाषा निधि विकसित करना है। पेज 58 किस्सा मुख्तसर ओपन टाइप फॉन्ट सब रोगों की दवा है। ये यूनिकोड आधारित सभी अनुप्रयोगों को समर्थन देते हैं। चूँकि ये विंडोज़ 2000, विंडोज़ XP, लिनक्स, यूनिक्स, मेक OS आदि लगभग सभी ऑपरेटिंग सिस्टमों का हिस्सा हैं, इसलिए ये प्रयोक्ता को वही स्वतंत्रता मुहैया कराते हैं जो अंग्रेज़ी के फ़ॉन्टों के इस्तेमाल में देखने में आती है। इनका उपयोग करने पर आप अपने फ़ोल्डर या किसी फ़ाइल का नाम हिंदी में दे सकते हैं, हिंदी में फ़ाइल ढूंढ सकते हैं, किसी दस्तावेज़ में कोई शब्द ढूंढकर बदल सकते हैं, किसी दस्तावेज़ या तालिका ब्रैकेट स्प्रेडशीट या डेटाबेस में हिंदी आकारादिक्रम के अनुसार शब्दों को संयोजित, सूचीबद्ध और छांट सकते हैं। यदि आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस हिंदी का इस्तेमाल करते हैं तो हिंदी में स्पेल चेक, थिसॉरस, अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश आदि की सुविधाएं भी आपको हासिल होती हैं। इंटरनेट पर गूगल, मोजिला या सिफी जैसे किसी ब्राउज़र में आप हिंदी में इंटरनेटी सामग्री को खोज सकते हैं। यदि आप किसी दस्तावेज़ या स्प्रेडशीट में ओपन टाइप फॉन्ट जिस्ट OT योगेश में कोई सामग्री टाइप करते हैं और जिस मशीन पर आपने सामग्री फ्लॉपी या ईमेल द्वारा भेजी है उस पर यह फॉन्ट नहीं है तो घबराने या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह स्वतः ही उस कंप्यूटर के डिफ़ॉल्ट ओपन टाइप फॉन्ट ब्रैकेट जो विंडोज़ XP में मंगल है में बदलकर सामग्री को प्रदर्शित कर देगा, बशर्ते कि वह सॉफ्टवेयर यूनिकोड समर्थित हो। किसी भी यूनिकोड समर्थित सॉफ्टवेयर में हिंदी को सक्रिय करके आप हिंदी में प्राप्त सामग्री को संपादित कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिकोड समर्थित कंप्यूटर में यदि आप चाहें तो समय और दिनांक के हिंदी फॉर्मेट चुन सकते हैं। भारतीय मुद्रा, भारतीय अंकों, उनके शब्द रूपों आदि को तो चुन ही सकते हैं। स्प्रेडशीट में आप अपनी कस्टम सूची भी हिंदी में बना सकते हैं। MS वर्ड में आप ऑटो टेक्स्ट में मनचाहे शब्द भर सकते हैं। पेज 59 सुविधाओं की यह सूची अंतहीन है। कहने का अभिप्राय इतना ही है कि यूनिकोड और ओपन टाइप फॉन्ट इस्तेमाल करने से हिंदी के रास्ते की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। यदि आपके विंडोज़ XP में फ़ॉन्ट लिस्ट में मंगल फ़ॉन्ट दिखाई नहीं दे रहा है या स्टेटस बार के दाहिने कोने पर EN/HI दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब इतना ही है कि आपके सिस्टम में हिंदी को सक्रिय नहीं किया हुआ है। एक बार हिंदी को सक्रिय कर लेंगे तो उपरोक्त सुविधाएं स्वतः ही आपको हासिल हो जाएंगी। यदि आप अधिक फ़ॉन्ट चाहते हैं तो इस पते www.ildc.in पर TDIL की वेबसाइट को देखें। यहाँ आपको और भी बहुत सारी सुविधाएं मुफ्त में डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध हैं। इन पर अध्याय 9 में विस्तार से विचार किया गया है। पेज 60